हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और आदित्य मैथ एकेडमी के साथ बढ़िया से तैयारी करते होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, इससे पिछली वाली वीडियो में हमने गुणनखंड विधि से क्वेश्चंस को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, क्या होती है गुणनखंड विधि के, इसके बारे में सीखा। और आज गुणनखंड विधि की प्रैक्टिस करने के लिए हम चैप्टर नंबर 4 की 4.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और इन्हें हमें गुणनखंड विधि की हेल्प से सॉल्व करना है। तो इसका पहला क्वेश्चन हमें ये दिया गया है कि गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो मूल ज्ञात करने का मतलब होता है हमारे लिए इस द्विघात समीकरण जो दी गई हैं उनमें से हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालना ही मूल कहलाते हैं। जो x की वैल्यू आती है उन्हीं को हम द्विघात समीकरण के मूल कहते हैं या उनके लिए रूट कहते हैं। ठीक है, शून्यक भी कहते हैं हम इनके लिए। तो जिसमें हमें पहला क्वेश्चन ये दिया गया है कि x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 है। तो इस समीकरण को हम गुणनखंड विधि से किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना होता है, करना ये होता है सबसे पहले, जैसे कि इस स्टेप में बताया गया है कि सबसे पहले हम x² का गुणांक जो होता है और जो अचर पद होता है इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ x² का गुणांक होगा 1। ठीक है, x² का गुणांक होगा 1। ठीक है, क्योंकि इसके गुणा में कितना हो सकता है अधिक से अधिक। ठीक है, 1 होगा। तो इसलिए अब इस 1 की और 10 की करेंगे हम मल्टीप्लाई, तो कितनी हो जाएगी 1 और 10 की जो मल्टीप्लाई होगी वो हो जाएगी 10। ठीक है, 1 और 10 की मल्टीप्लाई 10 होगी यहाँ पर। अब 10 को हम ऐसे दो नंबर्स में डिवाइड करेंगे, मतलब डिवाइड करने से मतलब ये होगा कि ऐसे दो नंबरों के रूप में लिखना चाहेंगे जिनको आपस में घटाने पर 3 आ जाए। ठीक है, जिनको आपस में घटाने पर 3 आ जाए। जैसे कि हम जानते हैं भाई 10 किस किस की मल्टीप्लाई हो सकती है, 10 1 और 10 की होती है, लेकिन 1 और 10 को घटाने पर हमें 3 नहीं मिलेगा। 2 की और 5 की मल्टीप्लाई, 2 की और 5 की मल्टीप्लाई होती है 10। ठीक है, जब इन्हें हम आपस में घटाएंगे तो हमें 3 मिल जाएगा। तो इसलिए हमारे जो दो नंबर होंगे, ठीक है, 2 और 5, यही इसके फैक्टर बन जाएंगे। ठीक है, तो हम इसके लिए कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि हमें घटाने पर 3 लाना है, तो इन दोनों को हम इस प्रकार से लिखेंगे कि 5 माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x² माइनस 5 माइनस 2, इन 2 में रहेगा ये x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करते हुए ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। तो x² यहाँ पर माइनस का 5 और इधर से x की मल्टीप्लाई होगी तो 5x हो जाएगा। माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, इसके बाद अब हम इन दोनों टर्म से x को कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 5 बचेगा। यहाँ से इन दोनों में से 2 कॉमन मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ से भी 2 कॉमन है और यहाँ से भी। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 2, और x को जब कॉमन ले 2 को कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचेगा x, और यहाँ 2 5 जो हो जाएगा 10। ठीक है, तो x माइनस 5। अब दोनों से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, दोनों से x माइनस 5 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से x माइनस 5 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से बचेगा x प्लस 2। ठीक है, बराबर 0। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम दोनों के लिए दोनों गुणनखंड को हम एक एक करके 0 के बराबर रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से रखेंगे x माइनस 5 बराबर 0, तो हो जाएगा ये x बराबर 5। ठीक है, x की एक वैल्यू आ गई 5। दूसरी तरफ इधर x प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे, तो यहाँ से 2 को इधर भेज देंगे, तो x की दूसरी वैल्यू हो जाएगी -2। तब हम यहाँ से कह सकते हैं अतः द्विघात समीकरण के मूल -2 और 5 हैं। ठीक है, तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे। इसी प्रकार से हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है 2x² प्लस 6 माइनस 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है,
अब इसमें भी हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हम 2 की और 6 की करेंगे मल्टीप्लाई। 2 की और 6 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, तो यहाँ 2 6 हो जाएगा 12। ठीक है, अब 12 को हम ऐसे दो नंबरों में लिखेंगे जिनकी गुणा तो 12 ही रहे। ठीक है, गुणा तो इसकी 12 ही रहे, जबकि इन्हें अगर घटाएं हम, ठीक है, घटाने पर हमें यहाँ पर x का गुणांक मिलना चाहिए, जबकि x का गुणांक है कितना यहाँ पर 1। यानी 12 के लिए हम ऐसे दो नंबरों में लिखेंगे जिनकी गुणा 12 होती है, लेकिन जिनको घटाने पर हमें 1 मिलना चाहिए। तो हम जानते हैं 4 और 3 की मल्टीप्लाई जो होती है वह 12 होती है, लेकिन इन्हें आपस में जब हम घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 1। ठीक है, तो अब हम 1 के स्थान पर यहाँ 4 - 3 कर सकते हैं। तो यहाँ से इसके फैक्टर हो जाएंगे 2x² प्लस, यहाँ लिखेंगे हम 4 - 3 इंटू x - 6 बराबर 0। अब यहाँ प्लस से हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो 2x² प्लस 4x और प्लस की माइनस की मल्टीप्लाई माइनस 3x - 6 बराबर 0। अब हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो यहाँ से 2 और यहाँ से भी हमें 2 कॉमन मिल जाएगा और x भी कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ से 2x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से बचेगा, सॉरी 2 नहीं बचेगा, यहाँ से बचेगा x प्लस 2 दूनी 4 यानी 2 बचेगा यहाँ से। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे, देखिए माइनस यहाँ से कॉमन है तो माइनस को यहाँ कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर 3 से दोनों नंबर कट जाएंगे, इसलिए 3 भी कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा, एक ही माइनस हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ ही हो जाएगा प्लस। ठीक है, और 3 दूनी 6 यानी 2 कॉमन, सॉरी 2 बचेगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब इन दोनों टर्म से क्या कॉमन हो सकता है, x + 2। तो हम यहाँ से x + 2 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 2x - 3। देखिए यहाँ से x + 2 कॉमन लिया तो यहाँ से 2x बचा, फिर यहाँ से अगर x + 2 कॉमन लिया तो यहाँ से माइनस का 3 रह गया। अब ये हो गया 0 के इक्वल। अब फिर से वही हम दोनों के लिए क्या करेंगे, 1/1 0 के इक्वल रखेंगे, तो x + 2 = 0। ठीक है, तो x बराबर आ जाएगा -2। ठीक है, इसी प्रकार से हम यहाँ रखेंगे 2x - 3 बराबर 0। तो यहाँ से 2x बराबर होगा, 3 को इधर भेज देंगे तो 3 हो जाएगा, 2 को जब इसके बटे में भेज देंगे तो x बराबर हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो एक x की वैल्यू आ गई -2 और दूसरी वैल्यू आ गई 3/2। ठीक है, 3/2। तो यही हमारे आंसर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ भी लिख सकते हैं कि अतः द्विघात समीकरण के मूल -2 और 3/2 हैं। ठीक है, तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है, ऐसे क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है, जो x² का गुणांक होता है, ठीक है, और जो अचर पद होता है इनकी मल्टीप्लाई करी जाती है। तो यहाँ से जब इनकी अगर मल्टीप्लाई हम करें √2 × 5√2, इनकी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी, तो देखिए √2 की जब √2 के साथ मल्टीप्लाई होती है, ठीक है, तो हम यहाँ पर कितना लिख सकते हैं 2। ठीक है, √2 और √2 की मल्टीप्लाई 2 हो जाएगी, इंटू रहेगा 5। अब इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10। अब हमें इन दोनों को यानी 10 के लिए ऐसे दो नंबर में विभक्त करना है। ठीक है, ऐसे दो नंबरों के मल्टीपल में लिखना है जिनको जोड़ने पर कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो यही हमारे फैक्टर हैं। ठीक है, 5 2 जा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और जब 5 को और 2 को जब हम प्लस करेंगे, 5 को और 2 को जब प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमारे फैक्टर भी यही हो जाएंगे। 10 के फैक्टर कितने हो जाएंगे, 5 और 2। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लिखेंगे √2x² प्लस 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 + 2। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 5 + 2 और बाहर रहेगा x प्लस 5√2 बराबर 0। अब यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर देंगे √2x², ठीक है, प्लस यहाँ से लिखेंगे 5x प्लस 2x प्लस 5√2 बराबर 0। अब यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ से केवल x कॉमन हो पाएगा। ठीक है,
तो हम यहाँ से लिखेंगे एक्स कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ से √2 और एक्स की एक पावर बची एक्स, ठीक है, और यहाँ से 5। अब इन दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा, अभी मैंने बताया कि भाई √2 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, जो √2 होगा, सॉरी जो 2 होगा, ठीक है, उसके लिए हम इस प्रकार से लिख सकते हैं √2 इंटू √2। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, जो 2 है, ठीक है, इसके लिए हम √2 और √2 दो बार लिख सकते हैं इसे गुणा में इस प्रकार से, ठीक है। जब हम दो बार लिख सकते हैं इसे गुणा में √2, ठीक है, तो यहाँ से एक √2 और एक यहाँ से √2 कॉमन हो जाएगा। तो हम यहाँ से एक √2 कॉमन ले लेंगे, दूसरा √2 यहाँ बचेगा, तो √2 और x बचेगा, और यहाँ से बचेगा 5, ठीक है, बराबर 0। अब दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा, जो सेम ब्रैकेट होती है वही कॉमन होती है, तो यहाँ से हो जाएगी √2x प्लस 5, ठीक है, और यहाँ से फिर हमारे पास बचा x प्लस √2 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, फिर से वही दोनों के लिए हम अलग अलग रख देंगे 0 के इक्वल, तो √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और दूसरी तरफ x प्लस √2 बराबर 0। अब हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो √2x बराबर हो जाएगा -5, ठीक है। अब यहाँ से जो √2 है उसे हम बटे में भेज देंगे, तो x बराबर हो जाएगा -5 बटे √2। तो x की एक वैल्यू हमें मिल गई -5/√2, दूसरी वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे, तो x बराबर दूसरी वैल्यू हो जाएगी -√2, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारे दोनों मूल आ जाते हैं निकल करके, यही हमारे आंसर होंगे, ठीक है। तो आइए अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया है कि 2x² - x प्लस 1y8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमें यहाँ भी x की जो वैल्यू हैं उन्हें फाइंड करना है, अर्थात x के मूल ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम लेने के बाद में क्या होगा, एक हमें जनरल इक्वेशन मिल जाएगी जो कि द्विघात समीकरण की होगी, ठीक है। तो एलसीएम किस प्रकार से लिया जाता है, तो यहाँ पर सबसे पहले एलसीएम इसका कितना हो जाएगा 8, ठीक है। फिर 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 8 2 हो जाएगा 16, x², 8 1 8 x और प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से 8 को इधर 0 में भेज देंगे मल्टीप्लाई में, ठीक है, तो 8 की 0 के साथ मल्टीप्लाई 0 हो जाएगी। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 16x² माइनस में 8x प्लस 1 बराबर 0। अब ये हमारे लिए एक जनरल इक्वेशन मिल चुकी है। तो अब हम वही कि यहाँ पर x² का जो गुणांक है इसकी और अचर पद की करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ हो जाएगी 16 एकम 16, ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पर 16, ठीक है। 16 इंटू 1 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी 16। अब 16 को ऐसे दो नंबरों में हम लिखेंगे जिनकी मल्टीप्लाई करने पर तो 16 ही रहता है, जबकि अगर हम यहाँ पर जोड़ें, ठीक है, तो 8 आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमें पता है 4 और 4 की मल्टीप्लाई कितनी होती है 16 होती है, 4 और 4 की मल्टीप्लाई 16 होती है, और जब 4 और 4 को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8, ठीक है। तो हमें यही लाना होता है। अब ये कैसे पता चलता है कि भाई हमें जोड़ना है या घटाना है, तो अचर पद जो होता है, ठीक है, अर्थात लास्ट वाला जो टर्म होता है उससे पहले जो साइन होता है हमें वही ऑपरेशन लगाना होता है। अगर इससे पहले प्लस है तो हमें प्लस करने पर बी की वैल्यू चाहिए, अगर अचर पद से पहले माइनस है तो हमें माइनस करने पर बी की वैल्यू लानी होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से फैक्टर किए जाते हैं। तो अब हम यहाँ 8 की जगह कितना लिख सकते हैं 4 + 4, तो यहाँ लिख लेंगे 16x² माइनस 4 + 4 इंटू x प्लस 1। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी होती है इसके बाद में, तो 16x² माइनस, देखिए इसकी माइनस की मल्टीप्लाई और प्लस की मल्टीप्लाई माइनस ही हो जाएगी, यहाँ से जब x की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 4x, इसी प्रकार प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस, और यहाँ से 4x प्लस 1। अब देखिए पहली टर्म से क्या क्या कॉमन आ सकता है, तो पहली टर्म से क्या कॉमन मिलेगा, एक तो x कॉमन मिलेगा, ठीक है, दूसरा 4 से ये दोनों नंबर डिवाइड हो सकते हैं इसलिए 4 भी कॉमन हो जाएगा, तो 4x कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से 4 × 16 यानी 4 बार डिवाइड हो जाएगा तो 4, और x की एक पावर बची, यहाँ से 4x को कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचा 1, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 4x कॉमन ले लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई यहाँ पर 0 रहेगा, ठीक है, 0 नहीं बचेगा, क्योंकि 4x के साथ में मल्टीप्लाई में हमेशा 1 होगा।
तो इसलिए 4x को अगर हमने यहाँ कॉमन ले लिया है तो यहाँ पर 1 रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या कॉमन लें, तो यहाँ से तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो जहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आता है वहाँ से हमेशा एक कॉमन होता है, ठीक है, क्योंकि एक तो सभी का मल्टीपल होता है, तो इसलिए एक यहाँ से कॉमन हो जाएगा, माइनस का एक। तो जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से ये वैल्यू प्लस की हो जाएगी 4x, और यहाँ से जब माइनस कॉमन ले लिए तो ये माइनस का हो जाएगा 1, ठीक है। अब हमारे पास ये दोनों ब्रैकेट सेम मिल गई, अब इन्हें हम ले लेंगे कॉमन, ठीक है। तो अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर 4x माइनस का 1 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से भी देखो 4x बचा और यहाँ से बचा माइनस का 1। दोनों ब्रैकेट सेम ही बनी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम दोनों के लिए क्या करेंगे, अब अलग अलग रख देंगे 0 के इक्वल। तो हम यहाँ से लिखेंगे, अब तो हम यहाँ से रखेंगे 4x माइनस 1 बराबर 0, और इधर भी हम क्या लिखेंगे, 4x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से 1 को इधर भेज देंगे तो 4x बराबर 1 और x बराबर हो जाएगा 1/4। इसी प्रकार से हम दूसरी तरफ से भी वैल्यू निकाल लेंगे, तो 4x बराबर हो जाएगा 1 और x बराबर कितना हो जाएगा 1/4। तो दोनों तरफ हमारे लिए दोनों बार में ही क्या है, वैल्यू सेम मिली है यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो दोनों वैल्यू हमारी 1/4 और 1/4 आई हैं, तो यही हमारे इस इक्वेशन के मूल हो जाएंगे, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये दे रखा है कि 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। तो हमें यहाँ से भी जैसे अब तक हम करते हुए आए हैं वैसे ही हमें यहाँ पर सॉल्व कर लेना है। इसमें हमें वही काम करना है, सबसे पहले x² का गुणांक देखते हैं। सबसे पहले x² का गुणांक यहाँ पर देखिए कितना है 100, और यहाँ अचर पद कितना हो जाता है, ये हो जाता है 1। तो 100 की और 1 की करेंगे मल्टीप्लाई, भाई 100 की और 1 की मल्टीप्लाई 100 हो जाएगी। अब हमें इस 100 के लिए ऐसे दो नंबरों में डिवाइड करना है कि हमें जोड़ने पर 20 मिल जाए। तो हमें पता है भाई 10 और 10 की मल्टीप्लाई कितनी होती है, 100 होती है, लेकिन जब इन्हें हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो हम 20 की जगह 10 + 10 कर सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 100x² माइनस 20 की जगह हम कितना लिख सकते हैं, 10 + 10, इधर x + 1 बराबर 0। तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई इसकी हो जाएगी 100x² माइनस 10x और यहाँ माइनस 10x + 1 बराबर 0। यहाँ से भी क्या कॉमन आ जाएगा, देखिए 10 से दोनों नंबर डिवाइड हो सकते हैं, 100 भी और 10 भी, तो 10 कॉमन हो सकता है। प्लस x की 2 पावर है, यहाँ 1 पावर है, तो 1 पावर यहाँ से कॉमन हो जाएगी। तो यहाँ 10 धाम 100 यानी 10 बचेगा और x बचेगा। यहाँ से 10x को कॉमन ले लिया तो फिर वही 1 बचेगा। यहाँ से -1 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर 10x माइनस का 1। अब दोनों से क्या 10x - 1 कॉमन हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 10 कॉमन आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से 10x कॉमन ले लेंगे, 10x - 1 कॉमन ले लेंगे, तो 10x - 1, 10x - 1 कॉमन ले लेंगे, तो दूसरी तरफ से क्या बचेगा 10x - 1। ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही सेम इक्वेशन बनी है यहाँ पर, तो इन्हें भी हम क्या करेंगे, अलग अलग रख देंगे। तो यहाँ 10x - 1 बराबर 0, दूसरी तरफ क्या होगा 10x - 1 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 1 को यहाँ प्लस में ले जाएंगे और 10 के लिए इसके बटे में, सॉरी 10 के लिए इसके बटे में, तो x बराबर हो जाएगा 1/10। यहाँ से क्या हो जाएगा 10x बराबर इधर 1 होगा, ठीक है, और x के 10 के लिए क्या करेंगे, इसके बटे में ले जाएंगे, तो हो जाएगा x बराबर 1/10। तो यहाँ से यही हमारे आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे लिए ये 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं, जिन्हें हमने गुणनखंड विधि से सॉल्व किया है, ठीक है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो हमें दे रखा है, इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं अक्सर, ठीक है। और ये क्वेश्चन हमारा 2022 में आया हुआ भी है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन हमें सॉल्व करने के लिए आते हैं। तो इसमें भी सबसे पहले हमें दे रखा है यहाँ पर 1/x + 4 - 1/x - 7 = 11y
30, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या है, ये जो द्विघात समीकरण है, ठीक है, द्विघात समीकरण अभी हमें नहीं दे रखी है, हमें इसे द्विघात समीकरण बनाना है। ये एक फ्रैक्शन के रूप में हमें दे रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए कैसे करते हैं, सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो जब एलसीएम लेंगे तो कैसे, दोनों जो फैक्टर दिए गए हैं यहाँ पर, जो हर में संख्याएं दी गई हैं, हमारे हर में जो व्यंजक दिया गया है x+4 और x-7, इन दोनों की मल्टीप्लाई जो होगी, ठीक है, वही इनका एलसीएम बनेगा, ठीक है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लिया। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो x-7 की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो x-7 होगी, माइनस x+4 की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो x+4 हो जाएगा, बराबर रहेगा 11/30, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे और आगे, तो यहाँ से x-7 और माइनस से ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का x और यहाँ से माइनस का 4, ठीक है। नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, x की x के साथ मल्टीप्लाई x², x की फिर 7 के साथ मल्टीप्लाई तो माइनस का 7x, यहाँ -4 की मल्टीप्लाई प्लस के x के साथ करेंगे तो माइनस प्लस की मल्टीप्लाई -4 और x की मल्टीप्लाई 4x, यहाँ माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगी और 4 की और 7 की मल्टीप्लाई 28, ठीक है, 4 7 28 बराबर 30 हो जाए 11/30। अब देखिए यहाँ x प्लस का है, x माइनस का, ये तो हो जाएगा कैंसिल, माइनस के 7 और माइनस के 4 इन्हें ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएंगे -11 बटे में क्या है x² और माइनस के 7x और माइनस के 4x तो ये हो जाएंगे -11x प्लस में 28 बराबर 11/30। अब देखिए अंश में यहाँ -11 है, इधर 11 है, तो हम 11 से डिवाइड कर सकते हैं, 11 एकम 11, 11 एकम 11, तो हमारे पास बचेगा -1 बटे x² माइनस का 11x प्लस 28 बराबर 1/30। तो हम यहाँ से अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करते समय ध्यान देना है, 30 की मल्टीप्लाई इधर होगी -1 के साथ और ये जो पूरी टर्म है इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो 30 इधर जब 30 की मल्टीप्लाई करेंगे, 30 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगी -30, ठीक है, बराबर इसकी मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हो जाएगा x² माइनस का 11x प्लस में 28। अब इस 30 को भी इधर ले जाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, या ऐसा करते हैं हम इस टर्म के लिए हम इधर ले आते हैं, ठीक है, जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। तो हमें x² को पॉजिटिव रखना है तो इसके 30 के लिए हम इधर ले जाते हैं, तो इधर रहेगा 0 बराबर x² माइनस 11x, ठीक है, प्लस 28 और प्लस में 30 बराबर, इसके लिए पलट कर लिख लेते हैं तो x² माइनस 11x और 28 और 30 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 58, ठीक है, तो बराबर 0। अब हमें यहाँ संख्या मिली है 58। अब 58 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि भाई जोड़ने पर 11 आ जाए, ठीक है, जोड़ने पर 11 आ जाए। तो अब हमें यहाँ फैक्टर करने हैं 58 के ऐसे फैक्टर कि जोड़ने पर 11 आ जाए, तो भाई ये तो पॉसिबल नहीं है। एक बार रीचेक करते हैं इसके लिए, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर x+4 और x-7 का यहाँ पर क्या लिया एलसीएम, देखिए यहाँ पर x+4 होगा, ठीक है, x+4, तो यहाँ x+4 होगा, फिर x की और x की मल्टीप्लाई x², x की -7 के साथ मल्टीप्लाई तो माइनस का 7x, 4 की मल्टीप्लाई इसके साथ में हो जाएगी तो 4x प्लस का होगा, सॉरी, ठीक है, यहाँ प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई फिर ये माइनस होगी, ठीक है, तो ये यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है, तो यहाँ पर ये हमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तब यहाँ से भाई माइनस के 7x और प्लस का 4x, तो यहाँ से माइनस का 3x बचेगा, ठीक है, माइनस का 3x बचेगा और ये टर्म होगी माइनस की, ठीक है, तो ये माइनस का 3x होगा, तो ये माइनस के 28, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 3x, ठीक है, और ये भी माइनस का होगा 28,
और अब यहाँ हम घटाएंगे जब, तो 30 में से 28 घटाएंगे तो यहाँ 2 बचेगा। ठीक है, ये थोड़ा करेक्शन कर लेना भाई। तो यहाँ से 2 बचेगा प्लस का, और यहाँ होगा 3। ठीक है, यहाँ होगा 3। ठीक है, अब ये हमारे पास 2 है। ठीक है, तो 2 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने पर 3 हो जाए। तो भाई हमें पता है भाई 2 के ऐसे फैक्टर करेंगे, यानी 2 गुणा में 1, 2 गुणा में 1 कितना होता है 2, और 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इस प्रकार से एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 प्लस 1 इंटू में एक्स प्लस 2। ठीक है, ये एक्स प्लस 2 होगा। तो अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन हो जाएगा x, तो x माइनस 2 बचेगा। यहाँ से माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 हो जाएगा। अब दोनों से x माइनस 2 कॉमन हो जाएगा, और यहाँ से बचेगा x और माइनस का 1। अब दोनों के लिए हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल रख देंगे। तो x माइनस 2 बराबर 0 हो सकता है, या तो x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 2। ठीक है, और यहाँ से x बराबर आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये हमारी 2 वैल्यू हो जाएंगी, x बराबर 1 और x बराबर 2। ठीक है, तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे। ये थोड़ा यहाँ पर ध्यान से करना। ठीक है, यहाँ 3 होगा और ये माइनस का। ठीक है, यहाँ तक ये माइनस ही है। अब यहाँ 30 प्लस के थे, माइनस के 28 थे, तो यहाँ पर इसलिए घटाने पर कितना रह गया, प्लस का 2 बचा। ठीक है, ये 2 होगा और कुछ नहीं। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो पहले क्वेश्चन में हमारे लिए ये 6 क्वेश्चन दिए गए थे, जिन्हें हमें द्विघात समीकरण से गुणनखंड विधि से सॉल्व करना था। अब हम इसके कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि हमें इस एक्सरसाइज में दिए गए हैं, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन को द्विघात समीकरण बनाने के बाद किस प्रकार से हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं तो वो सीखेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल 182। अब दो संख्याओं की बात कर रहा है ये। ठीक है, कि कोई ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनको अगर जोड़ दें हम तो 27 आ जाए, और अगर उनकी गुणा कर दें तो 182 हो जाए। ठीक है, तो संख्याएं तो हमें नहीं पता भाई। ठीक है, तो हमें संख्याएं ज्ञात करनी है, और कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है संख्याओं के बारे में, सबसे हम उससे पहले लेट कर लेते हैं जिसको हमें फाइंड करना होता है। संख्याएं ज्ञात करनी होती हैं, दो संख्याओं की बात कर रहा है ये। तो दो संख्याओं की अगर बात कर रहा है तो यहाँ पर पहली संख्या मान लेते हैं और दूसरी संख्या को हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि पहली संख्या मान लो x है। ठीक है, हमने मान लिया, माना पहली संख्या x है। ठीक है, तो भाई अगर पहली संख्या x है तो दूसरी कितनी होगी, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, तो दूसरी संख्या हो जाएगी, देखिए 27 और माइनस एक्स, 27 माइनस एक्स। अब देखिए यहाँ थोड़ा ध्यान से समझना है कि भाई पहली संख्या जो है वो तो x है, तो दूसरी संख्या कितनी होनी चाहिए, भाई दूसरी संख्या कितनी होनी चाहिए, 27 माइनस एक्स होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि भाई दो संख्याएं हैं हमारे पास, पहली संख्या और दूसरी संख्या, दोनों को जोड़ने पर मिल रहा है 27। तो अगर पहली संख्या x है तो दूसरी कितनी होगी, 27 माइनस एक्स होगी, यानी 27 में से x को कम करने पर जो बचेगा वही तो हमारी दूसरी संख्या बनेगी। मान लीजिए दो संख्याओं का योगफल 10 है, अगर मैं इसमें से कहूँ कि पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या x है, तो दूसरी बताओ दूसरी कितनी होगी। अगर दो संख्याओं का योगफल 10 है, पहली संख्या अगर 3 है तो दूसरी कितनी होगी, तो आप कहोगे 7। ठीक है, लेकिन ये 7 आएगा कैसे, 7 आएगा 10 माइनस 3 करके, यानी जो पहली संख्या हमें दे रखी है उसी को हमें योगफल में से घटाना पड़ेगा। ठीक है, तभी हमारे पास दूसरी संख्या का आंसर आएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर वही किया है कि जो हमारी पहली संख्या है इसके लिए हमने योगफल से माइनस किया है, तब हमारे लिए दूसरी संख्या यहाँ पर प्राप्त होगी। तो अब हमारे पास ये दोनों संख्याएं हैं, पहली संख्या हमारे पास x है और दूसरी संख्या है 27 माइनस एक्स। उसके बाद हमसे क्वेश्चन में ये कहा गया कि इनका जो गुणनफल है वह 182 है। ठीक है, तो अब हम लगा देंगे प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार क्या है, प्रश्न अनुसार पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल है वह 182 है।
यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, इन दोनों का गुणनफल जो है वो 182 है। तो पहली संख्या तो x है, दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये 182 के बराबर है। अब यहाँ से गुणा कर लीजिए 27x और यहाँ माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 182। इन्हें 182 को इधर ले आएँ, ठीक है। तो ये माइनस का हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 27x और यहाँ हो जाएगा माइनस का 182 बराबर 0। अब पूरी समीकरण से माइनस को ले लीजिए कॉमन, ठीक है। माइनस को कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ ये प्लस का था तो माइनस कॉमन लेने पर माइनस हो जाएगा यहाँ 27x और ये माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा प्लस, ठीक है 182। अब माइनस को इधर जीरो कर देंगे, ठीक है, जीरो में भेज देंगे तो ये जीरो हो जाएगा, मतलब माइनस को अगर हम इधर जीरो मल्टीप्लाई में भेज देंगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा 27x² एक्स स्क्वायर माइनस में 27x प्लस 182। अब हमें यहाँ 182 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि भाई जिन्हें जोड़ने पर देखिए 182 हमारे पास नंबर है और 182 को हमें ऐसी दो संख्याओं में डिवाइड करना है, ठीक है, जिनकी मल्टीप्लाई करने पर 182 आती हो, जबकि जोड़ने पर, ठीक है, यहाँ जबकि जोड़ने पर 27 आ जाए। तो हम मल्टीप्लाई कितने की कर सकते हैं यहाँ पर 13 और 14, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं 13 चौक 52, ठीक है, 13 चौक 52 हासिल 5, 13 एकम 13 और 5 18। तो मल्टीप्लाई तो इसकी 182 है। दोनों को जोड़कर देखते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। इसका मतलब यही हमारे फैक्टर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 27 के स्थान पर लिख लेंगे 13 प्लस 14। तो हम यहाँ लिख लेंगे 13 प्लस 14 और बाहर रहेगा एक्स प्लस 182 बराबर 0। अब यहाँ से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस के 13x और माइनस के 14x प्लस में 182। अब यहाँ कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा x, तो x माइनस 13, यहाँ से माइनस का 14 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 13, ठीक है। देखिए पहली ब्रैकेट और दूसरी ब्रैकेट सेम बनती है, या दूसरी तरीके से हम ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई अगर यहाँ से हम -14 से डिवाइड कर दें इन दोनों संख्याओं को तो 14 एकम 14 हो जाएगा यहाँ, फिर माइनस और यहाँ 14 को जो 13 बार डिवाइड करेंगे तो 182 हो जाएगा, क्योंकि 14 और 13 की मल्टीप्लाई 182 होगी। अब इन दोनों से क्या कॉमन आएगा x माइनस 13, ठीक है, इन दोनों से x माइनस 13 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा भाई x माइनस 14, ठीक है, बराबर 0। अब दोनों के लिए हम क्या करते हैं एक एक बार 0 के बराबर रख देते हैं। तो x माइनस 13 बराबर 0 या x माइनस 14 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 13 और यहाँ से x बराबर आ जाएगा 14, ठीक है। तो यही हमारे आंसर हो जाएंगे। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि पहली संख्या जो होगी हमारी 13 होगी और दूसरी संख्या कितनी होगी 14 होगी, ठीक है। तो यही हमारे आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ से हम कह देंगे अतः पहली संख्या 13, ठीक है, और दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या होगी 14, ठीक है। तो ये हमारे आंसर होंगे। तो आई होप ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी, ठीक है, आप कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या होता है क्वेश्चन को बार बार समझना पड़ता है और समझने के बाद में हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंडीशंस को फॉलो करना होता है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें इसी प्रकार से दे रखा है कि भाई क्वेश्चन नंबर 3 दिया है हमें दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, क्रमांगत। तो क्रमांगत का मतलब होता है भाई कि भाई ये क्रम से आने वाली संख्याएं होंगी। धनात्मक मतलब पॉजिटिव है, पूर्णांक मतलब जो हमारे इंटीजर दे रखे हैं, धनात्मक इंटीजर जैसे 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग जो है वो 365 है, वर्गों का योग 365 है। तो सबसे पहले हमें संख्याएं पता होनी चाहिए भाई, क्रमांक संख्याओं की बात कर रहा है तो यहाँ पर भी हम मान लेते हैं, माना पहली क्रमांगत
क्रमांगत संख्या। तो पहली क्रमांगत संख्या मान लीजिए हमने x मान ली, तो दूसरी क्रमांगत संख्या क्या होगी? जब क्रमांगत है तो समझ लीजिए क्या होगा कि भाई एक संख्या जो होगी उसके ठीक आगे दूसरी संख्या होगी। तो इसका मतलब क्रमांगत संख्या जो होती हैं उनमें एक एक का डिफरेंस चलता है, मतलब आगे आने वाली जो संख्या होती है वो पीछे वाली से ठीक एक ज़्यादा होती है। तो पहली अगर क्रमांकक संख्या x है तो दूसरी कितनी होगी? तो दूसरी संख्या तो जो दूसरी संख्या होगी वो होगी x+1। ठीक है, x+1 होगी। अब यहाँ से प्रश्न में ये कहा है कि दो क्रमांकक संख्या है, तो दो क्रमांकक संख्याएं अब हमें मिल चुकी हैं। पहली x है और दूसरी है x, जिनके वर्गों का योग, यानी किनके वर्गों का योग? जो दो संख्याएं हैं उनके वर्गों का योग, यानी x का और x+1 का वर्गों का योग, यानी वर्ग करना है इनका और वर्ग करने के बाद में जोड़ना है। तो वर्गों का योगफल जो है 365 है। तो प्रश्न अनुसार ये कंडीशन लगा दीजिए। वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई दो संख्याएं हैं आपके पास, इनके वर्गों का योग, यानी इनका वर्ग करिए। x का वर्ग करेंगे तो x² हो जाएगा, x+1 का वर्ग करेंगे तो x+1 का स्क्वायर हो जाएगा। इनके वर्गों का और योगफल का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, दोनों का वर्ग कर दिया, वर्ग करने के बाद जो इनका योगफल है वो 365 के बराबर है। तो ये दे रखा है हमें क्वेश्चन। अब हमें इसे सॉल्व करना रह गया। तो सबसे पहले हम यहाँ तो लिख लेंगे x², यहाँ x+1 का होल स्क्वायर खोल देंगे a+b के फार्मूले से, a+b का जो होल स्क्वायर होता है उसके फार्मूले से। ठीक है, तो ये आपको याद होगा भाई a+b का होल स्क्वायर क्या होता है? a+b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर होल स्क्वायर खोल देंगे। तो यहाँ हो जाएगा x² + 1 का स्क्वायर + 2a की जगह x, b की जगह 1 बराबर 365। ठीक है, यहाँ x² और x² हो जाएगा 2x², एक का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2x है तो 2x हो जाएगा, 2 × x × 1 यानी 2 × 2 और x। 365 को इधर माइनस कर देंगे। ठीक है, इधर ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ से देखिए कितना बचेगा, तो 2x² और यहाँ से 2x। ठीक है, 365 में से देखिए 365 माइनस के हैं, ये प्लस का है तो यहाँ से बचेंगे 364। अब इनके देखिए दो सभी पदों में से 2x², 2x और 364 में से सभी को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, अर्थात 2 को हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से जब डिवाइड करेंगे हम 2 से, तो यहाँ से 2 × 2 यानी x² बचेगा, प्लस 2 से काटेंगे यहाँ पर x बचेगा, और यहाँ 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 × 2 यहाँ से 1 बचेगा, 2 × 8 = 16। ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा 2 दूनी 4। तो अभी हमने इस प्रकार का क्वेश्चन किया था, पिछले क्वेश्चन में भी हमें ठीक इसी प्रकार से समीकरण मिली थी। 182 के फैक्टर ऐसे करने हैं कि घटाने पर 1 हो जाए। तो अभी हमें पता है भाई 182 के हमने फैक्टर करे थे तो क्या आए थे? 14 और 13। 14 और 13 को घटाओगे तो आपके पास 1 बचेगा। ठीक है, तो यही इसके फैक्टर हो जाएंगे, x² + 14 - 13 × x - 182 बराबर 0। तो यहाँ से x² + 14x - 13x - 182 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा? x, तो यहाँ से बचेगा x + 14। ठीक है, x + 14। यहाँ से माइनस का 13 कॉमन लेंगे तो बचेगा x + 14। ठीक है, x + 14। अब यहाँ से देखिए कैसे बचा भाई, 13 से दोनों नंबर डिवाइड हो सकते हैं, तो माइनस तो दोनों जगह है तो माइनस कॉमन आ गया, 13 × 13 तो x बचा। अब 13 से 182 को अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आना चाहिए? 14 आएगा, क्योंकि 13 और 14 की ही मल्टीप्लाई कितनी होती है? 142। 13 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये 13 से 14 बार में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा फैक्टर बन रहे हैं। अब दोनों में x + 14 कॉमन है, तो x + 14 हमने ले लिया कॉमन, तो दूसरा बचेगा x - 13 बराबर 0। अब यहाँ से क्या करेंगे? अब यहाँ से हम ये करेंगे कि भाई दोनों के लिए अलग अलग रखेंगे। तो x + 14 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा? -14। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम x - 13 को 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर आएगा 13।
प्लस का। अब हमसे दोनों संख्याएं पूछी हैं। क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया कि दो क्रमांक धनात्मक संख्याएं हैं भाई। कैसी हैं? धनात्मक संख्याएं। तो ये तो ऋणात्मक आई है, तो इसका मतलब ये तो आंसर होगा नहीं हमारा, तो हमारा आंसर होगा ये। ठीक है, धनात्मक वाला। तो धनात्मक की अगर बात कर रहे हैं तो धनात्मक में x का मान आया है 13। तो हमने पहली संख्या मानी थी x, तो पहली संख्या आ गई 13। दूसरी संख्या x+1 यानी x से एक ज़्यादा, तो 13 से एक ज़्यादा हो जाएगी यहाँ पर, इसका मतलब 14 हो जाएगी। तो हमारी संख्या हो जाएंगी, अतः जो पहली संख्या होगी, पहली संख्या वो तो हो जाएगी 13, और दूसरी संख्या हो जाएगी भाई 13 से एक ज़्यादा, यानी क्रमांक जब तो होंगी। ठीक है, तो 13 + 1 यानी 14। ठीक है, 13 और 14 ये हमारे राइट आंसर होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को समझना होता है। क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कहा गया था धनात्मक पूर्णांक हैं, तो ये ऋणात्मक वाला ये हमारा आंसर नहीं होगा। हालांकि दोनों x की वैल्यू हैं, लेकिन हमसे धनात्मक कहा था, इसलिए आंसर हमारा होगा 13। ठीक है, 13 और 14। ठीक है, तो 13 और 14 ये हमारे राइट आंसर होंगे। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। इसी प्रकार से अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं जो हमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें कुछ इस प्रकार से ही कंडीशन दी गई है। इसमें कहा गया है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये दिया गया है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें हमें एक कोण जो होता है वह 90 डिग्री दिया हुआ होता है। ठीक है, इस प्रकार से हमें ये त्रिभुज दिया जाता है और ऐसे त्रिभुज के लिए हम समकोण कहते हैं। इसमें एक कोण जो होता है इस तरीके का वो 90 डिग्री होता है, तो ऐसे त्रिभुज के लिए हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब इसमें कह रहे हैं इसकी जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई, ठीक है, ये आधार से, आधार क्या होता है, आधार ये होता है, ठीक है, जो कि हमारा जिस बेस पर हमारा ये आधार बना हुआ होता है, यानी जिस पर त्रिभुज बना हुआ होता है, जिस भुजा पर त्रिभुज बना हुआ होता है वो उसका आधार होता है। आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है इसकी ऊंचाई, ऊंचाई की बात कर रहे हैं। कर्ण 13 है, कर्ण कौन सा होता है, तो 90 के सामने वाली जो भुजा होती है उसके लिए हम कहते हैं कर्ण, और ये हमें दे रखा है 13 सेंटीमीटर। अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, अन्य दो भुजाएं मतलब ऊंचाई और आधार। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ऊंचाई इसके आधार से, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, आधार, यानी आधार से 7 सेंटीमीटर कम है इसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई। तो ऊंचाई तो हम निकाल सकते हैं 7 कम करके, लेकिन हमें सबसे पहले मानना होगा इसका आधार, तो हमें यहाँ पर लेट करना पड़ेगा आधार। ठीक है, तो हमने मान लिया, माना त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर है। अगर इसका आधार x माना है तो इसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है, इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी फिर, x - 7 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे लिए हो जाएगा। तब ठीक है, त्रिभुज का आधार 7 सेंटीमीटर, तब ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी x - 7 सेंटीमीटर, क्योंकि 7 सेंटीमीटर कम है ना भाई। x अगर मान लो ये 10 है, तो 10 से 7 सेंटीमीटर कम करोगे तो ये कितनी बचेगी, 3 बचेगी। तो इसलिए x में से ही हमें 7 कम करना है, क्योंकि ये जो ऊंचाई है इसकी 7 सेंटीमीटर कम कहा है। अगर ये x सेंटीमीटर है तो ये बचेगी x - 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज में क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय लगती है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। और ये प्रमेय याद कर लेना, ये खास समकोण त्रिभुज के लिए ही होती है। तो ये प्रमेय होती है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग। ठीक है, ऊंचाई का वर्ग, कर्ण का वर्ग यानी 13 दे रखा है कर्ण, तो 13 का स्क्वायर, आधार दे रखा है x,
तो आधार हो जाएगा x और ऊंचाई x-7 तो x-7 का स्क्वायर। अब यहाँ 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ x-7 का कर देंगे, होल स्क्वायर खोल देंगे a-b के फार्मूले से, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर -2ab होता है, ठीक है, तो -2ab तो 2 इंटू a इंटू b, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 49 माइनस 7 दूनी 14 यानी 2 सत्ते 14 x हो जाएगा बराबर 169। इसे हम इधर ले आते हैं, ठीक है, तो ये 169 इधर जाकर हो जाएंगे माइनस के, तो इधर बचेगा 0 और इस इक्वेशन को मैं इधर पलट कर लिख लेता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 49 और माइनस के 14x। इस इक्वेशन को मैंने इधर लिख लिया इस साइड में पलट कर, इन्हें इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का होगा भाई 169 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो 2x स्क्वायर और यहाँ से माइनस के 14x और 169 में से 169 में से 49 को करोगे माइनस तो कितना बचेगा भाई यहाँ से, तो यहाँ से बचना चाहिए 120, माइनस का बचेगा 120। अब यहाँ भी वही 2 से पूरी समीकरण में हम डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ भी इवन नंबर है, यहाँ भी इवन नंबर है और यहाँ पर भी इवन नंबर है, तो 2 एकम 2 यानी एक्स स्क्वायर बचेगा। यहाँ से क्या हो जाएगा 2 सत्ते 14 7x और यहाँ से कितना हो जाएगा 2 छंग 12 यानी 60 बराबर 0। अब हमारे लिए यहाँ पर एक द्विघात समीकरण मिल चुकी है। तो द्विघात समीकरण में हम देख रहे हैं कि भाई अचर पद आया है 60 और x का गुणांक है 1, इन दोनों की मल्टीप्लाई तो 60 ही रहने वाली है, तो हमें 60 के ही फैक्टर करने हैं और 60 के हमें इस प्रकार से फैक्टर करने हैं कि घटाने पर 7 हो जाए, ठीक है। तो 60 के हम फैक्टर कर सकते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, देखिए यहाँ पर जैसे 60 है तो 60 को हम कैसे किन किन की मल्टीप्लाई हो सकती है 7, तो देखिए 12 और 5 की मल्टीप्लाई, ठीक है, 12 पंजे 60 होती है और जब इन्हें घटाएंगे हम 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 बचेगा, तो इसका मतलब b का मान मिल रहा है हमारे लिए यहाँ पर, तो यही हमारे फैक्टर हो जाएंगे 12 और 5। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7 के स्थान पर 12 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 60 बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर की यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ से माइनस की प्लस के साथ मल्टीप्लाई माइनस हो गई 12 और इधर से एक्स की मल्टीप्लाई एक्स, ठीक है, 12x हो जाएगा, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस और यहाँ से 5x की मल्टीप्लाई 5x माइनस 60, ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, तो दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, एक्स कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से बचेगा x और माइनस का 12। अब देखिए दोनों 5 से नंबर कट जाएंगे तो 5 यहाँ से कॉमन हो जाएगा प्लस का 5, तो x यहाँ से 12 पंजे 60 होते हैं तो यहाँ पर 12 बचेगा, ठीक है। अब दोनों में से x माइनस 12 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ से बचेगा x प्लस 5 बराबर 0। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, हम दोनों को अलग अलग रख देंगे शून्य के इक्वल, ठीक है, तो हम इधर कर लेते हैं इसके लिए, तो यहाँ से रखेंगे भाई x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर क्या मिलेगा, तो x बराबर हो जाएगा हमारे पास 12। दूसरी बार में हम क्या करेंगे x प्लस 5 बराबर रखेंगे, x प्लस 5 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा माइनस का 5, x बरा एक मिनट यहाँ लिख लेते हैं हम नीचे, x बराबर माइनस का 5। तो सबसे पहले यहाँ समझिए भाई हमें निकालनी है त्रिभुज की भुजाएं। अब त्रिभुज की भुजाएं क्या ऐसा हो सकता है कि माइनस में हों, भाई त्रिभुज की कोई भी लाइन या कोई त्रिभुज है अगर उसकी लंबाई है, त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं एक प्रकार की लंबाई होती हैं, तो लंबाई कभी माइनस में हो सकती है क्या, तो लंबाई कभी माइनस में नहीं हो सकती है, इसलिए ये तो हमारा आंसर होने वाला है नहीं। x बराबर आया है 12, ठीक है, ये पॉजिटिव है तो हमारा ये आंसर होगा, इसका मतलब x की जो वैल्यू होगी यानी आधार जो होगा वो हमारा होगा 12, ठीक है, 12 सेंटीमीटर। जब
अब आधार 12 है, आधार से ऊंचाई जो है वो 7 सेंटीमीटर कम है, तो 12 से अगर 7 सेंटीमीटर कम करोगे तो कितना बचेगा, 5 सेंटीमीटर। तो हमारे यही दोनों आंसर हो जाएंगे कि ऊंचाई हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, सॉरी ऊंचाई हो जाएगी 5 सेंटीमीटर और आधार हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से लिख देंगे, अतः आधार आधार हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है, ऊंचाई हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यही हमारे आंसर होंगे दोनों। ठीक है, इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। देखिए, क्वेश्चन की बार बार हमें प्रैक्टिस करनी है, तभी हम अच्छे से इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास। ठीक है, तो हम उसको सॉल्व और करते हैं, फिर देखते हैं क्या आंसर आने वाला है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन हमें दे रखा है, ऐसे क्वेश्चन भी हमें देखने को मिल जाते हैं अक्सर। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। तो इसमें हमें क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, कुछ बर्तन। ठीक है, अभी हमें ये नहीं पता है कि भाई कितने बर्तन का निर्माण होता है, कुछ बर्तन का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग का मतलब हो जाएगा कि एक नग की, भाई जो बर्तन बनते हैं उनमें से एक नग की जो लागत है रुपए में, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से तीन अधिक थी। अब यहाँ पर इस लाइन को हमें समझना है। इस पूरी लाइन का यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मीनिंग हो गया कि भाई जितने बर्तन आपके एक दिन में बनते हैं उनमें से एक बर्तन की जो लागत है, तो टोटल जो बर्तन बनते हैं उनके दुगने से, यानी जितने बर्तन बनते हैं उनकी संख्या के दुगने से तीन अधिक है एक बर्तन की लागत। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो एक तो हमें बर्तनों की संख्या निकालनी है, दूसरी हमें प्रत्येक नग की लागत निकालनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर माने क्या, उसने कहा कुछ बर्तन बनते हैं, तो सबसे पहले बर्तनों को हम यहाँ पर लेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना बर्तनों की संख्या x है। ठीक है, कितनी है, x है। तब प्रत्येक नग की, प्रत्येक का मतलब होता है एक। ठीक है, एक नग की कह रहा है, एक नग यानी बर्तन। ठीक है, प्रत्येक नग मतलब बर्तन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की जो लागत है क्या है, प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए, यानी उस दिन जो एक दिन में निर्माण होते हैं बर्तनों की संख्या, तो बर्तनों की संख्या के दुगने का मतलब है दो गुना से तीन अधिक है, इसका मतलब तीन ज़्यादा है। ठीक है, ये है एक नग की निर्माण लागत। तो भाई बर्तनों की संख्या तो हमने x मानी है, तो x गुणा 2 + 3, यानी ये हो जाएगा 2x + 3, यानी इतने रुपए की लागत आती है एक बर्तन की। ठीक है, और भाई एक बर्तन की इतनी लागत आती है तो बर्तन बन रहे हैं x, अगर एक बर्तन की इतनी लागत है तो दो बर्तन की कितनी हो गई, तो दो बर्तन की इसकी दुगनी हो जाएगी। तीन बर्तन की लागत कितनी हो जाएगी, तो तीन गुनी हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर x बर्तन अगर बन रहे हैं तो x बर्तन की कुल लागत कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ से लिखेंगे, तब भाई एक बर्तन की लागत इतनी है। अब जब एक से ज़्यादा के लिए निकालते हैं तो हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ से एक से ज़्यादा की वैल्यू निकालनी है, अर्थात हमें x बर्तन की लागत निकालनी है। अगर एक बर्तन की लागत है 2x + 3, तो बर्तन बन रहे हैं x, तो x बर्तन की लागत कितनी होगी, x बर्तनों
बर्तनों की कुल लागत, तो ये हो जाएगी एक बर्तन की लागत, एक बर्तन की लागत गुणा बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या। एक बर्तन की लागत है 2x प्लस 3 और बर्तनों की संख्या है x, तो ये हो जाएगी 2x² प्लस 3x। ठीक है, 2x² प्लस 3x, ये आ गई कुल बर्तनों की लागत। देखिए इस क्वेश्चन में हमें ऐसे समझिए भाई, एक दिन में मान लीजिए 10 बर्तन बन रहे हैं। ठीक है, हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक दिन में 10 बर्तन बन रहे हैं। अगर 10 बर्तन बन रहे हैं तो कह रहे हैं एक बर्तन की जो लागत है, एक बर्तन की जो लागत है वो जितने बर्तन बन रहे हैं, जितने बर्तन बन रहे हैं यानी 10, उनके दुगने से 3 अधिक है, तो वही कितनी हो जाएगी, 10 दूनी 20 यानी 23। भाई अगर 23 आ रही है एक बर्तन की कीमत लगाने की, इनका जो खर्चा आ रहा है एक बर्तन का वो 23 रुपये आ रहा है, तो भाई एक का 23 है लेकिन बर्तन तो 10 बन रहे हैं ना, तो 10 बर्तनों की लागत कितनी हो जाएगी, तो आप क्या करोगे, 10 से मल्टीप्लाई करोगे भाई इसमें। तो हमारा आंसर यही तो है कि भाई बर्तनों की जो संख्या है यानी एक दिन में जो बर्तन बन रहे हैं वो बन रहे हैं x, और एक बर्तन का जो खर्चा आता है वो आता है 2x प्लस 3। तो हमारे पास तो बर्तन x बन रहे हैं ना, x बर्तन बन रहे हैं टोटल, तो x बर्तनों की जो कुल लागत आएगी वो कितनी आएगी, तो x बर्तनों की कुल लागत हो जाएगी भाई जो एक बर्तन की कीमत है उसमें बर्तनों की संख्या से कर दो आप मल्टीप्लाई, तभी तो होगी, बर्तनों की संख्या से मल्टीप्लाई करिए हमने यहाँ, तभी तो आएगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, 2x² प्लस 3x। ठीक है, तो अब ये हमारे पास ये आ चुका है, ये हमने निकाली है भाई कीमत कि भाई टोटल जो हमारे पास बर्तन हैं उनकी कुल निर्माण लागत इतने रुपए आएगी। ठीक है, इतने रुपए आएगी। लेकिन प्रश्न में हमें कुछ और दिया गया है, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं यदि उस दिन की कुल लागत, कुल निर्माण लागत, प्रश्न में हमें से ये भी कहा गया है कि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये है। ठीक है, कितनी है, 90 रुपये, यानी प्रश्न में ये कहा गया है कि उस दिन जो बर्तन जितने बने हैं ना उन सब की जो निर्माण लागत है वो 90 रुपये है। तो ये हमें दिया गया है और हमने जब निकाला तो हमारे पास निर्माण लागत आई भाई 2x² प्लस 3x। इसका मतलब कहीं ना कहीं ऐसा है कि भाई ये 2x² प्लस 3x जो है ना वो इसी 90 के बराबर है। इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से हम लिखेंगे प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार। तो प्रश्न अनुसार हमारा ये हो जाएगा कि ये जो 2x² प्लस 3x है यही तो 90 के बराबर है। ठीक है, यही तो 90 के बराबर है क्योंकि ये हमने निकाला है, ये हमने निकाली है भाई निर्माण लागत, और ये क्वेश्चन में हमें पहले से ही दी गई है, तो इसकी वैल्यू ही तो 90 के बराबर होगी। तो अब इस 90 के लिए इधर ले आइए, 2x² प्लस 3x और माइनस का ये हो जाएगा 90। अब देखो यहाँ पर भाई इस 2 की x² का गुणांक है 2 और इस 90 की करनी पड़ेगी आपको मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी हो जाएगी, 2 की और 90 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 180। तो 180 जब हो जाएगा तो 180 को ऐसे दो नंबरों में अब हमें डिवाइड करना है कि जिनको घटाने पर आता है 3, जिनको घटाने पर 3 आता है। ठीक है, माइनस ऑपरेशन लगाने पर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो भाई ऐसे कौन से नंबर हैं, तो देखिए वो नंबर हो जाते हैं 15 और 12। 15 दूनी 30 हासिल 3, 15 एकम 15 और 3 18, और जब इन्हें आप घटाएंगे तो आ जाएगा 3। ठीक है, यानी 3 के स्थान पर हम 15 माइनस 12 लिख लेंगे। तब यहाँ से हो जाएगा 2x² प्लस 15 माइनस 3, सॉरी 15 माइनस 12, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 15 माइनस 12 इंटू एक्स माइनस में 90 बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा 2x², यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 15 की x के साथ, प्लस का 15 है तो प्लस की मल्टीप्लाई करेंगे हम x के साथ, तो प्लस का 15x, यहाँ प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस, और 12 और x की मल्टीप्लाई 12x माइनस 90।
अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है भाई, 2 और 15 इनमें से तो कुछ कॉमन होगा नहीं, तो यहाँ से x कॉमन मिल सकता है हमें, तो यहाँ से सिर्फ x कॉमन ले लेंगे। तो जब केवल x कॉमन होगा यहाँ पर, तो यहाँ से बचेगा 2x प्लस में 15। यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, तो यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ से हम ले लेंगे 6 कॉमन, 6 दूनी 12, ठीक है, और 6 कम 6, यहाँ से बचेगा 3, 6 पंजे 30, ठीक है। तो हमारे पास दोनों नंबर 6 से डिवाइड हो सकते हैं, इसलिए 6 कॉमन आ जाएगा यहाँ से। तो 6 दूनी 12 यानी 2x बचेगा, माइनस हमने कॉमन ले लिया है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ 6 से डिवाइड करिए इसके लिए, तो 6 कम 6, यहाँ से बचेगा 3 और 6 पंजे 30, ठीक है। तो हमारे पास ये दोनों ब्रैकेट हो जाएंगे सेम, ठीक है। वैसे भी पहली ब्रैकेट जो बनती है वही दूसरी ब्रैकेट में हमारा आता है। तो अब यहाँ से दोनों में से 2x प्लस 15 कॉमन हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ से x माइनस 6 बचेगा बराबर 0। तो अब यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं। भाई ये तो हमें फैक्टर आ चुके हैं, अब हम इन्हें सेपरेट करते हैं। तो 2x प्लस में 15 बराबर 0 या x माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालेंगे यानी 2x बराबर होगा माइनस का 15, x बराबर माइनस का 15/2, और इसे पॉइंट में अगर डिवाइड करेंगे, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर देखिए 15 को हमने इधर भेज दिया, -15 हो गया, 2 के लिए बटे में भेज दिए तो माइनस का 15/2, और जब इसे पॉइंट में बदलोगे भी 15 का आधा हो जाएगा माइनस का 7.5, ठीक है। ये अभी बता देंगे क्यों निकाला है हमने। यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6, x का मान हो जाएगा 6। अब ज़रा ध्यान दीजिए, हमारा आंसर भाई x की 2 वैल्यू आई हैं, तो हमारा आंसर कौन सा बनेगा, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। भाई हमने बर्तनों की संख्या मानी है x, माना बर्तनों की संख्या है x। अब अगर बर्तनों की संख्या है x, तो भाई ये बताइए x की अगर हम ये वाली वैल्यू लें तो ये आ रही है 7.5। क्या 7.5 बर्तन बन सकते हैं, क्या 7.5 बर्तन बन सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है माइनस में, क्या माइनस में ऐसा कोई बर्तनों की संख्या भाई बनेगी, अगर एक भी बर्तन बनाया तो वो माइनस में थोड़ी ना होगा, तो इसलिए ये तो आंसर हमारा होगा नहीं। ये है पॉजिटिव नंबर और पूर्णांक भी है एक, ठीक है, तो इसलिए क्या है हमारा यही आंसर होगा, यानी बर्तनों की संख्या जो होगी वो होगी 6, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा। तो हमें क्या लिखना है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख लेंगे कि भाई अतः बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या तो हो जाएगी 6। तो ये तो 6 बर्तन बन रहे हैं भाई एक दिन में। अब उसके बाद वो कह रहे हैं कि एक बर्तन की लागत भी बताइए, तो एक बर्तन की लागत भी बता देते हैं, ठीक है। एक बर्तन की लागत, तो एक बर्तन की लागत क्या थी, जितने बर्तन बन रहे हैं उनके दुगने से 3 अधिक, ठीक है। और ये हमने लिखी भी थी भाई, बर्तनों की लागत कितनी आ रही थी 2x प्लस 3 आ रही थी भाई। एक बर्तन की लागत, एक बर्तन की लागत कितनी आ रही थी 2x प्लस 3। तो यहाँ पर x की जगह हमें इसकी वैल्यू लगा देनी है। तो यहाँ से 2x, x की जगह आ जाएगा 6, 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह 6 आ जाएगा प्लस 3। भाई बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक ही तो थी एक बर्तन की लागत, तो 6 दूनी 12, ठीक है, प्लस में 3, तो यहाँ हो जाएगा 15, यानी 15 रुपये जो है एक बर्तन की लागत आ रही है। और अब देखिए चेक करने के लिए, भाई उसने कहा था कि टोटल बर्तन की जो लागत है ना वो 90 रुपये है, तो देखो एक बर्तन की खर्चा जो आ रहा है वो 15 रुपये है। अब बर्तन बन रहे हैं 6, तो 15 छक 90 हो जाएगा ना, तो इसलिए यही हमारे आंसर हो जाएंगे। बर्तनों की संख्या 6, यानी एक दिन में 6 बर्तन बन रहे हैं, और एक बर्तन को बनाने का जो खर्चा आ रहा है वो आ रहा है 15 रुपये। तो यही हमारे आंसर होंगे, ठीक है। आई होप ये एक्सरसाइज आपको अच्छी से समझ में आई होगी, और अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम रहती है किसी क्वेश्चन को समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और इन क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में मिलते हैं। किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है, और इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। तो वीडियो को लाइक
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन बच्चों को भी हेल्प मिल सके जो अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए इस बार परीक्षा देंगे। ठीक है, थैंक यू।